हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल साहिल पठान एजुकेशन में। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज है तारीख 4 फरवरी 2026। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो एनालिसिस देखने से पहले आप लोगों को अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो न्यू है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का आर्टिकल क्या है। तो आज का आर्टिकल है, फ्रंट पेज पे पहला आर्टिकल था, लोग जाम ओवर राहुल गांधी स्पीच लीड्स टू लोकसभा फेस ऑफ 8 एमपीज सस्पेंडेड। तो यहाँ पे राहुल गांधी के भाषण को लेकर के लोकसभा में क्या हुआ, गतिरोध हुआ, जिससे यहाँ पे क्या हुआ, 8 एमपी को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सस्पेंड प्रोविज़न क्या है। यहाँ पे प्रोविज़न है, लोकसभा में गतिरोध तब उत्पन्न हुआ जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे सेनावृत्त की अप्रकाशित आत्मकथा पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। तो विरोध के बाद 8 सांसदों को निलंबित किया गया। अब देखते हैं इसका की डेवलपमेंट्स क्या है। तो 7 एमपीज फ्रॉम कांग्रेस एंड 1 एमपीज फ्रॉम सीपीआईएम सस्पेंडेड फॉर द रिमेनिंग बजट सेशन। तो कांग्रेस के साथ और सीपीआईएम के एक सांसद को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया है। तो गवर्नमेंट साइटेड डिसरिस्पेक्टेड टू द चेयर एंड अनरूली कंडक्ट। तो सरकार ने इसे सभापति का अपमान और अव्यवस्थित आचरण बताया है। तो राहुल गांधी एलेज्ड एमपीज इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड अंडर प्रेशर। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर दबाव में होने का आरोप लगाया है। स्पीकर ओम बिरला कॉल्ड द एपिसोड अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो स्पीकर ओम बिरला ने इस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया है। तो यहाँ पे देखते हैं पार्लियामेंट्री इशू क्या है। तो पार्लियामेंट्री इशू है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट आर्टिकल 105। तो संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 105 देता है। उसके बाद देखते हैं पावर ऑफ द स्पीकर टू मेंटेन ऑर्डर। तो स्पीकर की शक्तियां व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, सीमित है। बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑपोजिशन राइट्स टू स्पीकर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम विपक्ष का बोलने का अधिकार है। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ एमपीज एज अ डिसिप्लिनरी मेंश्योर। तो सांसदों का निलंबन अनुशासनात्मक कार्रवाई है। तो यहाँ पे कंसर्न राइट कुछ चिंतित बात है। तो क्या है, एलिगेशन ऑफ वेकनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो संसदीय लोकतंत्र के कमजोर होने का आरोप। उसके बाद देखते हैं रिड्यूस्ड स्पेस फॉर अपोजिशन वॉइस। तो विपक्ष की आवाज़ के लिए सीमित अवसर। फ्रीक्वेंट सस्पेंशन अफेक्टिंग लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। तो बार बार निलंबन से विधायी कार्य प्रभावित। उसके बाद यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो आर्टिकल 105 को याद रखिएगा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, रोल ऑफ स्पीकर। स्पीकर का रोल क्या था, फाइनल अथॉरिटी ऑन हाउस प्रोसीडिंग। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ एमपी बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो संसदीय विशेषाधिकार। स्पीकर की भूमिका क्या है, सदन की कार्यवाही पर अंतिम अधिकार। संसद निलंबन क्या है, कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखते हैं इन आंसर एनरिचमेंट के लिए, आंसर राइटिंग के लिए जीएस पेपर 2 मेंस के लिए। तो एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर टेंशन। तो कार्यपालिका विधायिका तनाव का उदाहरण बताया जा रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पार्शियल स्पीकर ऑफ डेमोक्रेटिक्स बैलेंस। तो ये सारे चीज़ याद रखिएगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो यहाँ पे ये भी क्या है, मेंस आंसर क्वेश्चन है, मेंस के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिस्कस द रोल ऑफ द स्पीकर इन बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न विद द अपोजिशन राइट टू फ्री स्पीच इन पार्लियामेंट। तो संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और विपक्ष के अभिव्यक्ति के अधिकार के बीच संतुलन बनाने में स्पीकर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा,
मेंस के लिए क्वेश्चन है, तो करके टेलीग्राम में आप लोग सेंड कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है प्रपोज्ड रेल लाइन फॉर नू केप्ट इन अबियंस आरटीआई। आरटीआई का कहना है यहाँ पे रेल लाइन जो प्रस्तावित हुआ था नू के लिए वो क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। ये कौन बोल रहे, आरटीआई। तो हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि आरटीआई क्या है। आरटीआई के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे न्यूज में है कि दिल्ली अलबर्नू के रास्ते प्रस्तावित 104 किलोमीटर रेलवे लाइन को रेलवे बोर्ड ने स्थगित कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं की फैक्ट्स क्या है। तो रूट कहाँ से था, दिल्ली से सोहना, नू, फिरोजपुर, जीरखा, अलवर। उसके बाद सर्वे कम्प्लीटेड 2012-13 स्टेटस क्या है, प्रोजेक्ट कैप इन एवियंस स्थगित किया गया है। बजट प्रोविजन क्या है, 1 करोड़ अर्लियर कंसर्न स्टेट हरियाणा नू डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य है, की फैक्ट्स है। आगे देखते हैं नूह डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं। नूह डिस्ट्रिक्ट क्या है, पार्ट ऑफ एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये जो नूह है तो ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट, ये नूह एनसीआर में था, नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर में था। उसके बाद लिस्टेड अमोंग 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। तो यहाँ पे नीति आयोग ने 12 आकांक्षी जिलों में शामिल किया, 112 आकांक्षी जिलों में शामिल किया नू को। तो ये आकांक्षी जिला एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, वो जिला जो डेवलपमेंट की ओर सोचता है आगे के लिए, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इशू मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा मेन मुद्दा क्या है कि लैक ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी डिस्पाइट स्ट्रेटजिक लोकेशन नियर दिल्ली। दिल्ली के निकट होने के बावजूद रेल संपर्क का अभाव, ये बताया जा रहा है, ये मेन मुद्दा है क्योंकि एनसीआर के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी, रेल संपर्क का महत्व क्या होता है। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम क्या होगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आसानी से हो पाएगा, उसमें डेवलपमेंट इंरिचमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, वहाँ पे क्या होगा, रेलवे लाइन लगेगी, वहाँ से बहुत सारे लोगों को क्या होगा, रोजगार वहाँ से प्रोवाइड हो सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। रीजनल इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रीय एकीकरण होगा। उसके बाद रिड्यूसन इन रीजनल एम्बिलेंस, तो क्षेत्रीय असंतुलन में कमी। तो ये सारे चीज़ क्या है, सिग्निफिकेंस है, महत्व है। उसके बाद गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एंगल से देखते हैं, शासन और शासन का जवाबदेही देखते हैं क्या है। तो आरटीआई एक्ट 2005 एज अ टूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी आरटीआई एक्ट 2005 एज अ टूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो ये आरटीआई एक्ट जो है ये किस रूप में है, तो टूल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी के रूप में है। गैप बिटवीन गवर्नमेंट प्रोमिसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे गैप है किनके बीच, तो सरकार के वादे के बीच और उनको लागू करने के बीच, इम्प्लीमेंटेशन के बीच, कि गवर्नमेंट ने बोला ये करेंगे लेकिन यहाँ पे लागू करने की जो बात है तो इनके बीच एक गैप बताया जा रहा है, गैप है। तो यहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेशन थ्रू आरटीआई मंच प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे सिटीजन जो है, नागरिक जो है वो भागीदारी करते हैं आरटीआई मंच प्रोटेस्ट के लिए। उसके बाद रोल इंस्टीट्यूशन, तो इसमें किस किस इंस्टीट्यूशन की रोल है तो वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें रोल है रेलवे बोर्ड प्रोजेक्ट अप्रूवल, प्रीरोटियोराइजेशन। उसके बाद नीति आयोग, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभी बताए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट की तरफ सोचता हो, डेवलप के लिए सोचता हो कि यहाँ पे रेलवे लाइन लगे, यहाँ पे कारखाना लगे, इंडस्ट्री लगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो आगे बढ़ने की ओर सोचता है, डेवलपमेंट की तरफ सोचता है, उसी को क्या बोलते हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। एमपीज एंड सिविल सोसाइटी राइजिंग डेवलपमेंटल कंसर्न, तो यहाँ पे क्या है, एमपीज एंड सिविल सोसाइटी के बीच क्या है, और राइजिंग डेवलपमेंटल कंसर्न, चिंता है, विकसित चिंताएं हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस क्या है, लॉ प्रोजेक्ट प्रियोराइटिजेशन, उसके बाद बजटरी कंसंट्रेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप, यहाँ पे क्या है, पॉलिसी
लागू करने के लिए पॉलिसी नियम बन गया, लेकिन उसको लागू करने का क्या है, अभाव है, गैप है। रीजनल लिग्नेट, यहाँ पे क्या है, रीजनल लिग्नेट क्षेत्रीय अनदेखा। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, प्रियोरिटाइज कनेक्टिविटी इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे प्रियोरिटाइज कनेक्टिविटी कहाँ पे बताएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद एनसीआर प्लानिंग, रेगुलर प्रोजेक्ट रिव्यू मॉनिटरिंग, रेगुलर प्रोजेक्ट। उसके बाद जनरेट सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या वे फॉरवर्ड है। अब यहाँ पे यूपीएससी की रिलेवेंस से देखने, जीएस पेपर 2 के लिए गवर्नेंस, आरटीआई, अकाउंटेबिलिटी, जीएस पेपर 3 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, रीजनल डेवलपमेंट, ऐसे के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रीजनल एम्बुलेंस। तो ये सारी चीज़ क्या है यूपीएससी जीएस पेपर रिलेवेंस है। यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आरटीआई एक्ट, रेलवे बोर्ड। उसके बाद की वर्ड्स ऑफ प्रीलिम्स के लिए है एवियंस मतलब स्थगन। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिले, हम लोग अभी समझे कि आकांक्षी जिले क्या होते हैं, वो जिले जो डेवलपमेंट की ओर सोचता हो। आरटीआई एक्ट समझना है 2005, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, जो क्षेत्र एनसीआर राजधानी के अंतर्गत आते हैं उसी को एनसीआर बोलते हैं। तो ये नूह जो है एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो आरटीआई एक्ट 2005 क्या है, सूचना का अधिकार। तो आरटीआई एक्ट क्या है, तो आरटीआई एक्ट 2005 नागरिकों को सरकारी सूचना पाने का अधिकार है, कि सरकार कोई भी सूचना हो वो नागरिक से गुप्त नहीं रख सकता है। नागरिक को जानने का हक और अधिकार है कि सरकार क्या कानून बनाए हैं, क्या सूचना बनाए, क्या योजना है। ये आरटीआई के तहत भारत के हर एक नागरिक को सरकार की सूचना जानने पाने का अधिकार है, याद रखिएगा। तो यही बोला गया, आरटीआई एक्ट 2005 गिव्स सिटीजन राइट्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। तो सरकार से जानने का, सूचना का अधिकार है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है। तो ये आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया है, तो इसका एम्स क्या है, तो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो जवाबदेही के लिए, बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, पर्पस देखते हैं, तो क्या है, तो टू कर्ब करप्शन, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, टू प्रमोट गुड एविडेंस, सुशासन को बढ़ावा देना, टू इम्पावर सिटीजन्स, नागरिकों को सशक्त बनाना। तो ये क्या है, इनका उद्देश्य किसका, तो आरटीआई एक्ट का, याद रखिएगा। आरटीआई एक्ट का प्रमुख विशेषता क्या है, तो एप्लीकेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन, सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, याद रखिएगा। एप्लीकेबल टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो केंद्र व राज्य सरकार दोनों पर लागू होता है आरटीआई, ये याद रखिएगा। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 30 दिन। तो यहाँ पे 30 डेज, 30 दिनों में सूचना देना अनिवार्य है, याद रखिएगा। अगर ज़्यादा मामला गंभीर है, लिबर्टी को लेकर या लाइफ को लेकर के, तो 48 आवर्स में सूचना प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी क्या है, तो देखते हैं, तो बॉडीज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये सरकार द्वारा स्थापित निकाय है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या है कि सरकारी विशेष वित्त पोषण प्राप्त संस्थाएं। तो एनजीओ भी शामिल है, यदि सरकार को फंड कहाँ से मिलता है, एनजीओ से मिलता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सूचना का अधिकार, तो पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो एपीआईओ असिस्टेंस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो एपीआईओ पीआईओ मतलब क्या होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके बाद एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी किसके पास है, इनके ही पास है, तो याद रखिएगा आप लोग। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। तो क्या है, इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचना जैसे है, तो वो थोड़ा अपवाद है, वो सरकार नहीं बताएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेन रिलेशन, तो विदेशी संबंध हो गया, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, व्यक्तिगत सूचना। तो ये सारी चीज़ क्या है, आरटीआई से एक्सेप्शन है, अपवाद है, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, अंडर आरटीआई एक्ट 8 के तहत। तो याद रखिएगा। यहाँ पे सूचना आयोग देखते हैं क्या है, तो सेंट्रल
इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, उसके बाद सेंट्रल, इसमें सूचना आयोग, कितने आयोग है? 2 है। पहला है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, उसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC। तो यहाँ पे हियर्स अपील एंड कॉम्प्लेंस, तो अपील और शिकायतों की सुनवाई ये दोनों करते हैं। और सूचना कौन देते हैं? अभी पढ़े थे, PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, APIO असिस्टेंस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो यहाँ पे दंड का प्रावधान है, क्या क्या है? तो सूचना न देने पर प्रतिदिन जुर्माना 250 रुपया। उसके बाद मैक्सिमम पेनल्टी कितना है? 25,000, याद रखिएगा। RTI एक्ट का महत्व, तो लोकतंत्र को मजबूत करना, स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, सरकार संबंध मजबूत करना, सरकार लोकतंत्र को मजबूत करना। उसके बाद इम्प्रूव सिटीजन गवर्नमेंट्स रिलेशनशिप, नागरिक और सरकार के बीच संबंध में सुधार लाना, इम्प्रूव करना। हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो प्रशासनिक सुधार में सहायता। ये क्या है? RTI एक्ट का महत्व है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? तो कंजर्वेशन एप्रीहेंसिव ऑफ टर्टल ट्रेल्स अनाउंसमेंट इन बजट। तो यहाँ पे बजट में जो है, यहाँ पे टर्टल्स, कछुआ को लेकर के बोला गया है, उनके कंजर्वेशन की बात किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ देख लिया हम लोग, तो पढ़ते हैं बैकग्राउंड डेटा क्या है। तो यहाँ पे बजट प्रपोजल से टर्टल ट्रेल्स UPSC करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे देखते हैं यूनियन बजट पर्पज ड्रिवन डेवलपमेंट ऑफ टर्टल ट्रेल्स नियर की टर्टल। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो क्या है? तो केंद्रीय बजट में ओडिशा, कर्नाटक व केरल के प्रमुख कछुआ घोंसला स्थानों पर टर्टल ट्रेल्स विकसित करना प्रस्ताव है, ये बताया गया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे न्यूज में क्यों है। तो संरक्षणवादी कंजर्वेशन फियर टूरिज्म ओरिएंटेड ट्रेल्स में डिस्टर्ब ओलिव रेडली टर्टल्स मास नेस्टिंग एरिबडा। तो संरक्षणवादियों को आशंका है कि पर्यटन आधारित ट्रेल्स ओलिव रिडल्स कछुओं की आरीवाडा सामूहिक घोंसला प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे, ये याद रखिएगा। आगे क्या है? तो ये ओलिव रिडल कछुआ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। या PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो है ओलिव रिडल टर्टल्स, तो ये IUCN स्टेटस वनरेबल में है, ठीक है। ये वनरेबल में है, खतरा में। तो फेमस फॉर, ये फेमस क्यों है? एरीवाडा मास नेस्टिंग के लिए, याद रखिएगा। मेजर साइट, तो इसका मुख्य साइट्स कहाँ है? तो गहीरमाथा रुसकुलिया में, ये ओडिशा में है। तो यहाँ पे ये कछुआ पाया जाता है, याद रखिएगा। आइसोलेशन असुरक्षित है, इसको प्रोटेक्शन दिया गया कि अरीवाडा के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख स्थल कहाँ है? तो गहीरमाथा व रूसी कुलिया, जो कि ओडिशा में है, यहाँ इसका प्रमुख स्थल है, याद रखिएगा। UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इनमें कुछ कंसर्न है, तो चिंताएं हैं। तो क्या है चिंताएं, देखते हैं। तो मास नेस्टिंग साइट शुड बी नो गो जोन्स, तो सामूहिक घोंसला स्थल नो गो जोन होने चाहिए। तो लाइट नॉइज कंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब नेस्टिंग, तो यहाँ पे रोशनी, शोर व निर्माण में घोंसला प्रक्रिया बाधित। उसके बाद इको टूरिज्म हार्म्ड डॉल्फिन्स इन चिलिका लेक, तो पास्ट एविडेंस, यहाँ पे क्या, चिलिका झील में डॉल्फिन पर इको टूरिज्म का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसके बाद इवन फोटोग्राफी फ्लैश लाइटिंग्स आर हार्मफुल, तो इसके लिए क्या, फोटोग्राफी हो गया, फ्लैश लाइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, इनके लिए हार्मफुल है, ये याद रखिएगा। जो कि यहाँ पे बताइएगा कि चिलिका झील में जो डॉल्फिन है उस पर टूरिज्म का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक्सपर्ट व्यू, विशेषज्ञों की राय क्या है। तो यहाँ पे बोला गया कि इको टूरिज्म चेंज हैबिट एंड क्वालिटी। तो यहाँ पे इको टूरिज्म से प्राकृतिक आवास व शांति प्रभावित की बात। उसके बाद कंजर्वेशन टूरिज्म ब्रांडिंग, तो पर्यटन से अधिक संरक्षण को प्राथमिकता की बात है। तो व्हाट शुड बी डन, तो क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पे बोला गया तो क्या किया जाना चाहिए। तो देखते हैं,
तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोटेक्शन लॉ, तो संरक्षण कानूनों का कड़ा प्रवर्तन, नियम कानून लागू होनी चाहिए। उसके बाद लिमिटेड और जीरो टूरिज्म एक्सेस, तो पर्यटकों की संख्या सीमित या पूर्ण प्रतिबंध होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, याद रखिएगा मेंस के लिए बहुत मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंड स्ट्रेंथ कंजर्वेशन नॉट टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, तो पर्यटन नहीं संरक्षण उपायों को मजबूत करना, ठीक है। तो ये मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा ओलिव रेडले क्या है, एरिवा क्या है, तो एरिवा के लिए ये जाना जाता है। उसके बाद IUCN में वनरेबल कैटेगरी असुरक्षित है। उसके बाद GS पेपर के लिए कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट की बात, को टूरिज्म चैलेंजेस है कि वहाँ पे टूरिज्म जो आएंगे वहाँ से क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद कोस्टल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात किया गया है, तो ये याद रखिएगा सारे चीज़। ऐसे के लिए यहाँ पे बताया गया है कीवर्ड्स है कि एरिवाडा नो जीरो जोन इको टूरिज्म इम्पैक्ट कोस्टल कंजर्वेशन की बात है, तो ये याद रखिएगा कीवर्ड आंसर रेटिंग के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल तो क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है वेनेजुएलन ऑयल विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस से इंडियन रिफाइनरीज, तो यहाँ पे बताया गया है वेनेजुएला का जो ऑयल से क्रूड ऑयल से कच्चा तेल वो भारत के लिए क्या है रिफाइनरी करने के लिए प्रक्रिया जो है डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस किस चीज़ में रिफाइनरीज में। तो हम लोग पढ़ते हैं वेनेजुएलन ऑयल के बारे में क्या है न्यूज में क्यों है। तो यहाँ पे इंडियन रिफाइनराइज स्टार्ट दैट वेनेजुएलन क्रूड ऑयल मतलब क्या था कच्चा तेल इज डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस, तो ये रिफाइनरी करने में डिफ़िकल्ट हम लोग देखे हैं। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्ड इंडिया एग्री टू बाय मोर ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि भारत वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदेगा ये बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ वेनेजुएला क्रूड ऑयल, तो वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है उसका नेचर क्या है ये देखते हैं। तो बॉटम हैवी क्रूड, तो ये क्या है भारी कच्चा तेल है। दूसरी बात हाई विस्कोसिटी, तो इसमें क्या है उच्च चिपचिपापन है, जैसे थिक ऑयल हो गया पुअर फ्लो हो गया। उसके बाद हाई एसिड नंबर, इसमें क्या है अधिक अम्लीयता है। हाई मेटल एंड नाइट्रोजन कंटेंट, तो धातु और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में इस तेल में वेनेजुएलन ऑयल में पाया गया है, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस रेटिंग के लिए, ये डाटा याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या डिफ़िकल्ट टू रिफाइनरी, तो ये रिफाइनरी करने में डिफ़िकल्ट क्यों है। तो देखते हैं नॉट सिमिलर टू मस्ट क्रूड ऑयल प्रोसीड इन इंडियन रिफाइनराइज, तो भारतीय रिफाइनरियों के लिए अनुकूल नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है रिक्वायर्स स्पेशल टेक्नोलॉजी एंड हायर कॉस्ट, तो इसमें क्या है एक अधिक लागत और तकनीकी चुनौतियाँ हैं, जो इसमें क्या है पैसा भी ज़्यादा लगेगा इसका रिफाइनरी करने में। उसके बाद काउज कोरोसियन एंड ऑपरेशनल इशू, तो मशीनरी में क्षरण की समस्या की बात है। उसके बाद सॉल्यूशन सजेस्टेड, तो समाधान यहाँ पे बताया गया है। तो समाधान क्या है, तो वेनेजुएलन क्रूड मस्ट बी को ब्लेंडेड विथ लाइटर क्रूड, तो यहाँ पे हल्के कच्चे तेल के साथ मिश्रण की बात किया गया है, तो जिससे क्या होगा रिफाइनरी करने में आसान होगा। उसके बाद ब्लेंडिंग रेशियो कितना होना चाहिए 10 से 15% की बात हो रही है। उसके बाद देन प्रोसीड इन रिफाइनरीज, तो यहाँ पे क्या है द प्रोसीड इन रिफाइनरीज, तो ये क्या होगा रिफाइनरी करने में ये प्रक्रिया थोड़ा आसान होगा, समाधान बताया गया है। उसके बाद की स्टेटमेंट महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे क्या है, तो प्रोक्यूरमेंट डिपेंड्स ऑन टेक्नो कॉमर्शियल विजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे तेल आयात का निर्णय तकनीकी व्यावसायिक व्यवहार्यता पर आधारित है, ये याद रखिएगा मेंस के लिए बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद UPSC प्रीलिम्स पॉइंटर से देखते हैं। तो पहली बात क्या है हेवी क्रूड ऑयल है, तो हाई विस्कोसिटी हाई सल्फर मेटल कंटेंट है, ये याद रखिएगा कहाँ पे वेनेजुएलन ऑयल में। उसके बाद को ब्लेंडिंग रिड्यूस रिफाइनरीज डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पे क्या है को ब्लेंडिंग, तो यहाँ पे क्या पहली बात रिफाइनरी करने में डिफ़िकल्ट है। दूसरी बात इंडिया इम्पोर्ट्स ऑयल बेस्ड ऑन रिफाइनरी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद मेंस के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है, तो देख लीजिएगा। एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पे चैलेंजेस है, GS पेपर 3 के लिए एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड ही चैलेंजेस ऑफ हेवी क्रूड ऑयल रिफाइनरी, इम्पोर्टेंस ऑफ रिफाइनरी कॉम्पेटिबिलिटी,
एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल सोर्स। उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष है वेनेजुएलन ऑयल इज टेक्निकली चैलेंज। यहाँ पे क्या टेक्निकल चैलेंज है। दूसरी बात कॉमर्शियल सेंसिटिव, इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स आर गाइडेड बाय इकोनॉमिक्स फेसिबिलिटी नॉट पॉलिटिकल क्लेम्स। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए और एवरीडे बने रहिए। थैंक यू।